हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आप किसी भी अगर कंपटीटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ब्रिटिल मेटल, डक्टाइल मेटल, हार्ड मेटल या सॉफ्ट मेटल। यानी कि डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो है वो कौन सा मशीनिंग के टाइम में मिलता है, कौन सा मेटल में? तो डिसकंटिन्यूअस चिप मिलता है वो आपका ब्रिटिल मेटल में मिलता है। चिप्स जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस चिप्स विथ BUE यानी कि बिल्ट अप एज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और BUE जो दोनों है वो आपका मिलता है डक्टाइल मेटल में। ठीक है, इसमें हार्ड और सॉफ्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रिल मेनली यूज इन ड्रिलिंग ब्रास, कॉपर और सॉफ्टर मटेरियल इज फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल, टेपर्ड शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो ड्रिल मेनली यूज, अगर जो ड्रिल जो है अगर ब्रास और कॉपर और जो सॉफ्ट मेटल में जो मेनली जो ड्रिल यूज होता है वो कौन सा ड्रिल होता है? तो वो होता है आपका स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। ये जो आपका ड्रिल देख रहे हैं ये सारा जो है ये स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज फर्स्ट परफॉर्म, यानी कि कौन सा ऑपरेशन इन चारों में सबसे पहले परफॉर्म होता है? स्पॉट फेसिंग, बोरिंग, टैपिंग या ड्रिलिंग। मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि अगर आप RS खुरमी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस बुक में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रॉन्ग दिया है। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उस बुक में इसका राइट आंसर जो है वो दिया गया है बोरिंग। ठीक है, कि बोरिंग सबसे पहले होगा, जबकि वो करेक्ट आंसर नहीं है। सबसे पहले जो होगा ड्रिलिंग होगा। ठीक है, ड्रिलिंग होगा उसके बाद ही बोरिंग होगा। ठीक है, तो आप अपने बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका ड्रिलिंग का एग्जाम्पल है, ये ड्रिल बिट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द कटिंग स्पीड इज इंक्रीज देन द बिल्टअप एज बिकम्स लॉन्गर, मे और मे नॉट फॉर्म, बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्पीड। यानी कि जैसे जैसे हम कटिंग स्पीड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पहले तो बिल्टअप एज नहीं बनेगा, धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद में बनना बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि फॉर मशीनिंग ए माइल्ड स्टील वर्क पीस बाई ए हाई स्पीड स्टील टूल। यानी कि जो आपका जो वर्क पीस है ये आपका माइल्ड स्टील का है। ठीक है, और उसको आप हाई स्पीड स्टील से, या जो टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो उस केस में जो कटिंग स्पीड है वो कितना होगा? 5 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट या 30 मीटर पर मिनट। तो वो होता है आपका 30 मीटर पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स। तो टूल सिग्नेचर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसमें टोटल 7 एलिमेंट्स होता है। ठीक है, 7। अब ये 7 कौन कौन सा होता है चलिए देखते हैं। एक होता है आपका बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और लास्ट होता है आपका नोज रेडियस। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द नेगेटिव रेक इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन हाई कार्बन टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील टूल्स, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेगेटिव रेक जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीमेंटेड कार्बाइड टूल में प्रोवाइड करते हैं। देखिए नेगेटिव रेक एंगल ये रहा, ये नेगेटिव है इधर वाला, ये जो है आपका सीमेंटेड कार्बाइड टूल में प्रोवाइड होता है, और पॉजिटिव जो है बाकी अलग अलग जितने भी टूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव रेक एंगल होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड या ऑल ऑफ दिस। तो टूल लाइफ जो है क्या बोल रहा है कि अफेक्टेड, किससे अफेक्ट करता है? तो जो डेप्थ ऑफ कट से भी करता है, कटिंग स्पीड से भी करता है और फीड से भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पर अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछे कि टूल लाइफ इज मैक्सिमम अफेक्टेड बाई, सबसे ज़्यादा टूल लाइफ किससे अफेक्ट पड़ता है? तो मैक्सिमम अफेक्टेड बाई कटिंग स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एट दैट केस। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिक्सर आर यूज्ड, यानी कि फिक्सर किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग ऑपरेशन, फॉर होल्डिंग द वर्क इन मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग और टर्निंग ऑपरेशन, या टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्क पीस, या नन ऑफ दिस। तो फिक्सचर जो है वो मेनली जो है वो आपका बड़े और हैवी जो प्रोसेस होता है जैसे मिलिंग, ब्रोचिंग, प्लेनिंग, शेपिंग, इन सभी में जो है आपका फिक्सचर यूज़ किया जाता है। और जो ड्रिलिंग, रीमिंग, ये छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं इसमें आपका क्या यूज़ होता है? जिग यूज़ होता है। जिग जो है क्या करता है? उसको गाइड भी कर देता है। ठीक है, पर फिक्सचर जो है सिर्फ और सिर्फ होल्ड करता है। ये आपका जिग का एग्जांपल है ड्रिलिंग के लिए, और ये आपका फिक्सचर का एग्जांपल, इसमें मेटल के वर्कपीस को रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप जिग और फिक्सचर में बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टूल इज मेड ऑफ
टंगस्टन कार्बाइड, ब्रास और कॉपर, डायमंड या स्टेनलेस स्टील। तो ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, ठीक है। तो इसमें जो टूल बना होता है, यानी कि ये जो वर्कपीस का टूल है, ये टूल जो है ये जो बना होता है ये होता है आपका ब्रास या कॉपर का होता है, ठीक है। यूएसएम में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो आपका ऑस्किलेटर से, ये आपका पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो आपका इलेक्ट्रिकली थ्रू ये आपका अल्ट्रासोनिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे एब्रेसिव स्लरी भी यूज़ किया जाता है, ये स्लरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टूल यूज टू विड्रॉ ए ड्रिल फ्रॉम द स्लीव इज कॉल्ड ड्रिल रिमूवर, ड्रिल पुलर, ड्रिफ्ट या ड्रिल ड्रॉयर। यानी कि अगर आप किसी मशीन में ड्रिलिंग कर रहे हैं और आपका ड्रिल बिट या ड्रिल टूल जो है उसमें फंस जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए स्लीव से आप ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ड्रिफ्ट कैसा होता है, ये ड्रिफ्ट कुछ इस तरह दिखता है, ये ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज्ड फॉर द मशीनिंग स्टील। अगर आपका मशीनिंग अगर आप किसी में कर रहे हैं वो स्टील का है तो उस केस में आप जो कटिंग फ्लूइड है वो कौन सा यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, सॉल्युबल ऑयल यूज़ करेंगे, ड्राई करेंगे या हैवी ऑयल यूज़ करेंगे। तो अगर वो स्टील है तो इस केस में आप सॉल्युबल ऑयल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका मशीनिंग प्रोसेस चल रहा है और ये आपका कटिंग फ्लूइड है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम भी लेकर के आया हूँ ताकि आपको समझने में ईजी होगा। अगर स्टील के केस में सॉल्युबल ऑयल है, अगर ये कास्ट आयरन है उस केस में ड्राई रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हाई कार्बन स्टील है तो हैवी ऑयल उस केस में रह सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स अराउंड द पेरीफेरी ऑफ अ सिलेंड्रिकल और कॉनिकल वर्कपीस इज कॉल्ड प्रोफाइल मिलिंग, गैंग मिलिंग, सॉ मिलिंग, हेलिकल मिलिंग। यानी कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जो कि सिलेंड्रिकल हो, किसी अराउंड के से वर्कपीस के अराउंड में हेलिकल हो या पेरीफेरी हो, ठीक है। तो उस केस में उसको कहते हैं हेलिकल मिलिंग, ठीक है। अब ये हेलिकल मिलिंग कैसा है, ये देखिए हेलिकल मिलिंग ऐसा है, ये इसके पेरीफेरी में सराउंडिंग में ऐसा रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एज द कटिंग स्पीड इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो टूल कटिंग फोर्स, यानी कि टूल के ऊपर में कटिंग फोर्स लगना कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज रहता है, डिक्रीज रहता है या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो जब कटिंग स्पीड बढ़ा देते हैं तो उस केस में कटिंग का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका कटिंग स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सिंपल क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ टी इन मिनट एंड कटिंग स्पीड वी इन मीटर पर मिनट। तो क्या होगा वो, वी एन टी इज इक्वल टू सी, वी टी एन इज इक्वल टू सी, वी एन बटे टी, वी बटे टी एन। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वी टी एन इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, वी टी एन इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये टूल इक्वेशन है, टूल सिग्नेचर में ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। टूल सिग्नेचर में बेसिक कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल 7 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उसका सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। द विड्थ ऑफ कटिंग एज ऑफ अ पार्टिंग टूल वेरीज फ्रॉम 3 to 12 mm, 5 to 20 mm, 8 to 30 mm, 15 to 40 mm। तो विड्थ जो है किसी भी कटिंग एज का, ये विड्थ, ठीक है, इसको विड्थ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है। तो विड्थ जो है वो पार्टिंग ऑफ टूल का कितना होता है, वो होता है आपका 3 से लेके 12 mm तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कप्लेस सेंटर विल बी above the line joining the two wheel center, below the line joining two wheel center, on the line joining the two wheel center या at the intersection of the line joining the wheel center with the workplace plane। तो पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि सेंटरलेस है, यानी कि वर्कपीस का और रोलर का सेंटर जो है एक लाइन में नहीं है, ठीक है। एक लाइन में नहीं है इसीलिए सेंटरलेस है ना। अगर वो एक लाइन में होता तो वो सेंटर ग्राइंडिंग होता। तो सेंटरलेस है मतलब ऑन द लाइन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, या तो वो एबव होगा या तो वो बिलो होगा। तभी डायग्राम को देखिए, अगर वर्कपीस की बोले कि इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कप्लेस सेंटर जो है वो आपका इसके सेंटर से ऊपर है, ठीक है, तो ए होगा। अगर वर्कपीस को ना बोल करके रोलर का पूछे तो वो बिलो होगा, ठीक है। आपको दोनों केस में इसका आंसर पता रहना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सॉफ्ट मटेरियल कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, रैपिड व्हील वियर, लो वर्कपीस स्टिफनेस। तो सॉफ्ट मटेरियल जो है कैन नॉट बी इकोनॉमिकली ग्राउंड होता है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए कटर विच इज रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, फेस मिलिंग, एंड मिलिंग। यानी कि अगर आप देखिए मिलिंग में जो बेसिकली जो मेन जो दो प्रोसेस होता है, पहला होता है अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को एक और बोलते हैं कन्वेंशनल
ठीक है, और डाउन मिलिंग को बोलते हैं क्लाइंब। ये बेसिक डिफरेंस है, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी बात करते हैं अप मिलिंग में। अप मिलिंग में क्या होता है, वर्क पीस अगर इधर से घूम रहा है, यहाँ जा रहा है, और टूल जो है इधर से आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो होगा आपका अप मिलिंग। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी इधर देखिए, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो ये डाउन मिलिंग के लिए है। ठीक है, और ये अप मिलिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि डाउन मिलिंग इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क इज यूजुअली रोटेट, यानी कि वर्क पीस जो है वो रोटेट होता है, वेल द ड्रिल इज फीड इनटू वर्क, ड्रिल जो है उसको सीधा फीड करते हैं। और अपोजिट नॉर्मली ड्रिलिंग में क्या होता है कि ड्रिलिंग बिट जो रहता है, ड्रिलिंग मशीन जो है वो घूमता है और वर्कपीस फिक्स रहता है, पर इस केस में उल्टा है। तो उस उल्टे केस को क्या बोलेंगे, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, या डीप होल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा डीप होल ड्रिलिंग मशीन। ये डीप होल ड्रिलिंग मशीन का एग्जाम्पल है। डीप होल ड्रिलिंग मशीन इस तरह दिखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन काफ़ी टफ है मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द टूल लाइफ इन केस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रीग्राइंड ऑफ द व्हील, टेकन फॉर द व्हील टू बी बैलेंस, टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग, या टेकन फॉर अ वियर ऑफ 1 mm ऑन इट्स डायमीटर। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट आंसर कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपका PDF के लिए मैंने आपके लिए आंसर की भी लेकर के आया हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में इसको प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।